Welcome all the student in orientation classes. आज आपको, चूंकि आज आपकी पहली क्लास है, तो उनमें हम सिर्फ इस क्लास के माध्यम से हम यह डिस्कशन करेंगे कि आपको एज ए जुडिशियल एस्पिरेंट, चाहे आप जे की तैयारी कर रहे हो या अगर एपीओ की तैयारी कर रहे हो, तो आपको किन अप्रोच को लेकर चलना है और किन किन विषयों पर आपको ध्यान देना है। ये एकेडमिक नहीं है कि आप ऐसे 5 ईयर के थ्रू आए हो या 3 ईयर एलएलबी करके आए हो और हमने बस एग्जाम में पढ़ लिया 5 क्वेश्चन और हमने जाके लिख दिया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां आपको जज बनना है, एपीओ बनना है, तो आपको एक अप्रोच के साथ क्लास की शुरुआत करनी है, अपने तैयारी की शुरुआत करनी है। तो इसी विषय पर हम आज आपसे बात करेंगे कि आपको क्या क्या करना है अपने, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप किस अप्रोच से अपना तैयारी करोगे, अपने काम को आगे बढ़ाओगे। तो पहली चीज कि आप जब तैयारी करो, तो चूंकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो, हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट हो, तो आपको वह स्टेट को चुनना होगा जो हिंदी माध्यम से एग्जाम कराते हैं, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड। ये ऐसे स्टेट हैं जहां आपके प्रारंभिक परीक्षा में, मेंस में, इंटरव्यू में हिंदी माध्यम से भी सिलेक्शन होते हैं और हिंदी माध्यम से पेपर पूछे जाते हैं। तो आपको इन स्टेटों के सिलेबस को ले लेना है कि कौन से पेपर किस स्टेट में पूछे जाते हैं। सबका अप्रोच अलग अलग है एग्जाम का, सबके सिलेबस अलग अलग हैं। तो आप इनमें से जहां प्रेफर करते हो वहां के आप सिलेबस ले लें। और मैं तो ये मानता हूं कि कोई स्टेट के प्रेफरेंस की आवश्यकता नहीं है, आपको हर स्टेट का एग्जाम देना चाहिए। लॉ ही तो पूछा जाएगा। अब लॉ में आपके कुछ पेपर हैं जो बिहार में नहीं है, कुछ पेपर हैं जो यूपी में नहीं है या राजस्थान में है, कुछ ऐसे लोकल लॉज हैं, माइनर एक्ट हैं जो आपको पढ़ना होगा, तो आप पढ़ ले। मेजर लॉ तो हर जगह है। तो आप हर स्टेट का एग्जाम दें। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी दिन प्रतिदिन अच्छी होती जाएगी। बहुत से बच्चे हमसे मिलते हैं, कहते नहीं सर, मैं तो टारगेट यूपी का कर रहा हूं, मैं तो टारगेट बिहार का कर रहा हूं। और यूपी के जो टारगेट कर रहे हैं बच्चे, उनका एग्जाम देख लीजिए कि एक वैकेंसी और दूसरे वैकेंसी में काफी समय का अंतर होता है। 3 साल 4 साल बाद वैकेंसी आएगी, तो आप 3-4 साल तक कोई एग्जाम नहीं दोगे। इसलिए आपको अपनी तैयारी में हमेशा निरंतरता लाने के लिए, हमेशा उसमें सुधार लाने के लिए एग्जाम देने की जरूरत है। आप प्रारंभिक परीक्षा इन जितने हिंदी माध्यम के हैं वहां दीजिए, फॉर्म भरिए, मेंस लिखो, सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है। और यूपी के बीच में अगर यूपी आ गई, तो अगर इन स्टेटों में आप मेंस लिखे हो, इंटरव्यू दिए हो, तो आप यूपी में भी अच्छा करोगे। तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि हमें केवल बिहार को देना है, हमें केवल यूपी को देना है या झारखंड के देना है। अक्सर क्या होता है कि बच्चे जिस स्टेट के हैं उस स्टेट को प्रिफर करते हैं, होना भी चाहिए, अपना स्टेट है। लेकिन जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता या जब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो जाती, तब तक आप हर स्टेट में जहां अटेम्प्ट काउंट नहीं करता, जैसे यूपी में आप जाओगे तो यूपी में केवल 4 अटेम्प्ट है। 4 अटेम्प्ट के बाद फिर आपको बैठने नहीं दिया जाएगा, चाहे एज आपकी क्यों ना हो, केवल 4 अटेम्प्ट। तो अब बताओ, बिना तैयारी के अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हो तो आपका अटेम्प्ट पीटी ही नहीं होगा। तो इसलिए आप हर स्टेट को एग्जाम दें, जहां प्रारंभिक परीक्षा आ रही है मेंस का एग्जाम दीजिए। और ये तो हो गया स्टेट की, हर स्टेट का सिलेबस ले लो और उसको देखो कि इस स्टेट में कौन कौन से पेपर पूछे जाते हैं, कौन से माइनर लॉ हैं, कौन से वहां के लोकल लॉ हैं, ये हमें देखना होगा।
अब ये हुई। और दूसरी बात ये है कि सर हम कैसे तैयारी प्रारंभ करें, क्या केवल पीटी पढ़ें, क्या मेंस पढ़ें, ये भी बच्चों का प्रश्न रहता है। तो आपकी तैयारी मेंस की पीटी की दोनों साथ साथ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 2 साल केवल प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा में अगर क्वालिफाई हो गए तो फिर मेंस के लिए आपके पास टाइम नहीं बचता है। मेंस के लिए मुश्किल से 1 महीने का समय मिलता है, उससे भी कम का समय रहेगा, तो आप कैसे तैयारी कर पाओगे। तो अच्छा स्टूडेंट वही है, या अच्छा जो एस्पिरेंट वही है जो पीटी प्रारंभिक परीक्षा और मेंस का दोनों के साथ साथ तैयारी करता है। अब इसको तैयारी कैसे करनी है, आपको कुछ अलग नहीं करना है। आपके अगर प्रारंभिक परीक्षा में आपको बैरक पे कमांड रखनी है, बैरक पढ़नी है, जो भी क्लास में बैरक पढ़ाया जा रहा है उस सिलेबस के बैरक को पढ़ो, उसके डिफिनीशन क्लास को याद रखो, और उस बैरक के लैंग्वेज को, यानी जो आप बैरक को अगर पढ़ना समझ गए तो प्रारंभिक परीक्षा फिर कभी नहीं रुकेगा आपका, हमेशा प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई करोगे। और केस देख लो, नए केस, पुराने जो लेटेस्ट जो लैंडमार्क केस हैं, ये इससे बाहर कुछ नहीं आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि बैरेक्ट में प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको बैरेक्ट के मार्जिनल नोट याद कर लो, डिफिनीशन क्लास याद कर लो, और उस जो सेक्शन आप पढ़ो तो उस सेक्शन के क्या आवश्यक तत्व हैं, उन आवश्यक तत्वों को समझ लोगे तो फिर प्रारंभिक परीक्षा में कभी दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही साथ आप मार्केट में बहुत से प्रारंभिक परीक्षा जो पिछले पूछे गए हैं उनके जो है क्वेश्चनों का एक संग्रह है। जैसे आप घटना चक्र ले ले या परीक्षा मंथन ले ले, कई हैं, आप उससे आप सॉल्व करें। या अगर आप पिछला कोई पेपर, आपको 10 साल का पेपर हर स्टेट का मिल गया, नेट पर भी उपलब्ध है, आप उसको ले लें, देखें कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर स्टेट में। तो उससे आप एक अभ्यास करें अपने आप को कि हमें उन क्वेश्चनों को कैसे आंसर देंगे। आप तैयारी के साथ साथ जिस दिन पढ़ें उसी दिन उसके प्रारंभिक परीक्षाओं के क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे मान लो बीएसए पढ़ रहे हो या बीएनएसएस पढ़ रहे हो, तो जो भी पढ़ के गए वह आप नोट करते रहते हो। सेक्शन में जो क्लासे में चलता है उनके हर आवश्यकता, तो केस, उसके लेटेस्ट जजमेंट आपकी फैकल्टी, आपके टीचर नोट्स कराते हैं, तो आप उसको नोट करो। और जब आप अपने रूम पे जाओ तो उसको एनालिसिस करो कि हम ऐसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे इससे। आप वह पुस्तक को देखो, उस पेपर को देखो जिस पेपर में जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस सेक्शन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरी बात कि आप हमेशा अपने मस्तिष्क को एज ए जुडिशियल एस्पिरेंट बताते रहें कि हमें तैयारी करनी है, हमें जज बनना है। और ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़े 2 दिन आराम किए, ऐसा नहीं। आपका एक टाइम बना लो कि हमें 4 घंटा 5 घंटा डेली पढ़नी है, क्योंकि जब निरंतरता आपकी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए आपके तैयारी में। हाँ, अगर किसी कारण बस गैप हो जाता है तो वो अलग बात है, मान लो कि घर चले गए या बीमार पड़ गए या कोई बात हो गई, लेकिन आपको हर दिन कम से कम 5 से 6 घंटे पढ़ने हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर आज मैंने 10 घंटा पढ़ा, लेकिन गेन कुछ नहीं हुआ। वो बस दिखा रहे हैं कि हम 10 घंटा पढ़े हैं। ऐसे नहीं करना है। आप 2 ही घंटा पढ़ें, 3 घंटा पढ़ें, लेकिन आपको ये लगे कि हमने क्या पढ़ा है। अपने मस्तिष्क से पूछें कि आज हमने क्या पढ़ा है। खुद एनालिसिस करें, अपना चिंतन करें। आप सोने जा रहे हैं, आप बैठे हैं एकांत में, तो आप डिफिनीशन जो आप पढ़ के गए हैं उसको अपने मस्तिष्क में एक बार एनालिसिस करें, सोचें कि कितना रिकॉल हो पा रहा है। जब चीजें रिकॉल होने लगे तब समझो कि मेरी तैयारी सही दिशा में जा रही है। लेकिन अगर रिकॉल नहीं हो रहा है कोई चीज,
तो फिर आपकी तैयारी में लूप होल है, आपको एनालिसिस करना होगा। भाई आज ही हम चीजें पढ़ें, आज ही गायब हो गया, तुरंत गायब हो जा रहा है, तो इसका मतलब आपने अपने मस्तिष्क में एक्सरसाइज नहीं कराया उसको। और मैं बार बार कहता हूं अपने क्लास में कि मस्तिष्क कंप्यूटर नहीं है कि एक बार आप कोई चीज पढ़ लिए तो हमेशा के लिए वो बना रहेगा। आपने जब उस पर कोई इनपुट दे दिया तो हमेशा जब भी चाहे तो आउटपुट निकलेगा, ऐसा नहीं होता। आपको हमेशा क्या करना होता है, याद करना होता है, आपको हमेशा चिंतन करना होता है, सोचना होता है अपने सब्जेक्ट के बारे में। और जब बार बार सोचोगे तभी वह याददाश्त में आएगी और तभी आपको रिकॉल हो पाएगा चीजें। तो इस ऐसे करें, प्रारंभिक परीक्षा सेक्शन याद कर लें। बीएसए का है तो बीएसए में जो मेजर सेक्शन है, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो सारे सेक्शन आपको याद होने चाहिए कि किस सेक्शन में क्या कहा गया है। आप सीपीसी पढ़ रहे हैं तो आपको ऑर्डर 51 ऑर्डर है, 51 ऑर्डर आपको याद होने चाहिए, किस ऑर्डर में क्या है, किस ऑर्डर में क्या है। प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। डिफिनीशन क्लास सीपीसी में 20 डिफिनीशन क्लास है, 2:1 से लेकर 2:20 तक। अब 2:20 तक क्या दिया गया है उसको आप याद कर लें कि 2:1 में क्या है, 2:2 में क्या है, 2:3, 2:4, 2:5 ऐसे क्या है आप याद कर लें, एक पेज पे बना लें, ऑर्डर्स को बना लें। ये इससे आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा, निश्चित पूछा जाता है, इससे बाहर नहीं आता है, यही क्वेश्चन होगा। तो आप ऐसे अगर प्रारंभिक परीक्षा का काम करेंगे तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा निकल जाएगी। और मेंस की रही बात, मेंस की तैयारी कैसे करें, तो मेंस के लिए आपको एक अच्छा नोट्स आपके पास होना चाहिए। अब ये अच्छा नोट्स कैसे बनेगा? अच्छा नोट्स अगर आपको क्लास में टीचर लिखवा रहा है उसको आप लिखें, नोट्स दिया जा रहा है, इंस्टीट्यूट आपको नोट्स दे रहा है, उस नोट्स को लें और उसको अपने पास रखें। नोट्स कैसे बनाया जाए, कैसे लिखा जाए, इसको मैं आपको बताऊंगा कि मेंस की आंसर राइटिंग कैसे की जाती है और मेंस में नोट्स कैसे बनाए जाते हैं। किस अपने जैसे मान लो कि बीएसए है तो हर सब्जेक्ट का, चाहे बीएसए, चाहे सीपीसी, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो जो आपके सिलेबस में है, उसमें से कम 25 से 30 क्वेश्चन आप अपने जो सिलेबस हैं, जो अनसॉल्व हैं मार्केट में, यूपी बिहार जिस स्टेट को आप चाह रहे हो, तो उसका जो है आप देखोगे तो उसमें क्वेश्चन छांट लो हर ईयर का, 10 साल का क्वेश्चन देखोगे कि, और यह भी समझ लो कि नए क्वेश्चन कम बनते हैं, पुराने क्वेश्चन ही लॉ में रिपीट होते हैं। जो 5 साल पहले पूछा गया वही फिर पूछा जाएगा आपसे, थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दिया जाएगा, है ना। तो आप क्या करें कि हर सब्जेक्ट का कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन अपने पास बना लें, अपने टीचर से दिखाएं कि ये नोट्स कैसा है। और नोट्स लेंदी नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नोट्स जो है आप लिख रहे हो 5 पेज, 6 पेज, 10 पेज में, ऐसे नहीं बनना चाहिए। आपके जो नोट्स हैं वो मैक्सिमम 4 से 5 पेज के होने चाहिए, इस तरह के नोट्स हो आपके पास मेंस के लिए। और उसको अपडेट करते रहें, उसमें नए केस लिखें, जो नए केस डेवलप हो रहे हैं उस तरीके से आप नोट्स बना लें और उसको याद करें, उसका निरंतर अभ्यास करें, निरंतर जब भी हो उसको याद करने का प्रयास करें, सुबह उठें और उसको याद करें और सोचें कि हमें अगर ये क्वेश्चन आ जा रहा है तो हम इसमें कैसे लिखेंगे। आप चिंतन करें, मनन करें, उसको सोचें, एक ड्राफ्ट तैयार करें अपने दिमाग में। और जब क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग आपके दिमाग में आ गई तो फिर आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। ड्राफ्टिंग आनी चाहिए, ड्राफ्टिंग मतलब कि जो आपके नोट्स में है, अगर अच्छा नोट्स आपका पास है तो फिर वह जब एग्जाम हॉल में बैठे तो वो नोट्स की फॉर्मेटिंग आपके दिमाग में आ जाए कि इसके बाद मुझे ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, ये चीज करनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इस पर आप काम करें मेंस पे। और जब क्लास में टेस्ट होता हो, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट हो या मेंस का टेस्ट हो, आप कंटिन्यू अभ्यास करें, आके टेस्ट दें। बच्चे टेस्ट नहीं देते, डरते हैं। किस बात की डर है? आपको आके देना है, क्योंकि आपको तो अभ्यास ही करना है ना।
अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि हमारी तैयारी किस दिशा में जा रही है। तैयारी को सही दिशा में लाने के लिए अपने आप को हमेशा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब देखो, अगर क्रिकेट मैच को ही लो या किसी भी मैच को लो, अगर सीधे हम प्लेयर को वर्ल्ड कप में उतार दें तो क्या वह खेल पाएगा? क्या वह रन बना पाएगा? नहीं बना पाएगा, क्योंकि वह तो अभ्यास ही नहीं किया 4 साल, उसने कोई मैच ही नहीं खेला। तो इसीलिए प्लेयर को वर्ल्ड कप की तैयारी कराने के लिए 4 साल से ही तैयारी शुरू हो जाती है। जैसे ओलंपिक में जो आप देख रहे हो कि कोई प्लेयर गोल्ड मेडल जीत रहा है, तो ऐसा नहीं कि सीधे वह ओलंपिक में खेलने के लिए गया है, नहीं, वह इन 4 सालों में अपने आप को इतना मजबूत किया है कि वह ओलंपिक के गोल्ड मेडल के लिए या कांस्य या रजत पदक, सिल्वर के लिए वह अपने आप को तैयार किया है। तो आपको भी अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास कैसे होगा? आपको अगर मेंस का टेस्ट चलाया जा रहा है, आपको बताया गया कि आज जो है आपका टेस्ट होगा मेंस का, तो आप आओ, पढ़ के आओ और उसको लिखो। पीटी का है तो लिखो उसको। बच्चे लिखते नहीं है, पता नहीं किस बात का डर होता है उनका, और वो जुडिशियल एस्पिरेंट भी अपने आप को कहलाते हैं। तो किस बात का? जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक कि आप अपने आप को चेक नहीं करोगे, अपनी कॉपी नहीं दिखाओगे टीचर को, तो टीचर कैसे पता करेगा कि आप में क्या गलती है, क्या सुधार करने की जरूरत है? कैसे पता चलेगा? तो इसलिए आपको टेस्ट देना है, प्रारंभिक परीक्षा का, मेंस का, और जब टेस्ट में आप अच्छा नंबर पाने लगे, आपकी राइटिंग अच्छी होने लगे, सही फॉर्मेटिंग में क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वह लिखने लगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब कुछ बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर हिंदी लैंग्वेज से क्या सिलेक्शन होता है कि नहीं होता है? तो जब हिंदी लैंग्वेज आपके हिंदी माध्यम के जो स्टेट हमने बताए, हिंदी में पेपर होता है, सिलेक्शन होता है। अब बिहार में अभी देख लीजिए 32वीं बिहार जे का रिजल्ट आया है, हिंदी माध्यम के भी बच्चे हैं। तो लैंग्वेज जो है बाधा नहीं होती, बाधा होती है क्या? सही कंटेंट। अगर आप सही कंटेंट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर जितना पूछा जाए उतना आप लिख रहे हो, तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप अच्छे नंबर पाओगे। हाँ, दिक्कत हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की होती है लैंग्वेज के पेपर में। जहां इंग्लिश का पेपर होता है, वहां वो इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थियों से जिनका हिंदी इंग्लिश कमजोर है, वह अच्छे नंबर नहीं पा पाते। लेकिन वह भी अब बाधा धीरे धीरे खत्म हो रही है। क्यों? क्योंकि देखो, यूपी में पहले 200 नंबर का इंग्लिश का ही पेपर आता था, लेकिन अब 100 नंबर का हिंदी कर दिया, 100 नंबर का इंग्लिश कर दिया। अब आसान हो गया। अब दोनों के लिए कठिन है और दोनों के लिए आसान है। अब हिंदी माध्यम का विद्यार्थी भी बराबर हो गया। और लॉ के पेपर में, लॉ की कॉपी में कोई अंतर नहीं होता। लॉ की कॉपी में बराबर अंक मिलता है। हां, अगर आपने अच्छा लिखा है तो, राइटिंग आपकी अच्छी है तो, कंटेंट अच्छे हैं, फॉर्मेट सही है, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो इस पर आपको काम करना है। दूसरी चीज, प्रैक्टिस जरूरी है। आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रस्सी यावत जासे सील परत निशान। तो अभ्यास बहुत जरूरी है। अभ्यास, जितना ही अभ्यास होगा उतने ही आपके स्किल में निखरता आएगी, आपका स्किल उतना ही अच्छा उभर के आएगा। अभ्यास कर, निरंतर अभ्यास कर। अच्छा, आप देखो कि आप अपने एकेडमिक में ही देख लो, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आप देखते हो, अरे उसको तो लॉ आती ही नहीं है, कैसे अच्छा नंबर पा गया? मैं तो बहुत पढ़ता हूं, बहुत लॉ जानता हूं, लेकिन नंबर मुझे कम मिले। इसका मेन कारण यह है कि आपने अच्छा लिखा नहीं कॉपी में, और जो कॉपी चेक कर रहा है वह आपको नहीं देखा है और नहीं उसको देखा है, वो कॉपी को देखता है।
जिसकी कॉपी अच्छी लगी, कंटेंट अच्छे लगे, फॉर्मेटिंग अच्छी लगी, जो पूछा गया वही लिखा, तो वह अच्छा नंबर पा जाएगा, भले आपसे कम जान रहा हो। तो मेन यहां जानने से नहीं मतलब होता है, मतलब होता है आप कितना अच्छा कंपटीशन कर पा रहे हो, कितना अच्छा आप नंबर पा रहे हो, वही अच्छा है, वही पैमाना है। और आपकी तैयारी कभी कंप्लीट नहीं होती, यह भी समझ लो, तैयारी कभी कंप्लीट नहीं होती जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। आपका सिलेक्शन ही आपकी तैयारी को बताता है कि मेरी तैयारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर तैयारी अधूरी है, चाहे भले आप अपने आप में कहो कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। तैयारी का एकमात्र पैमाना क्या है? सिलेक्शन। अगर आपका प्रारंभिक परीक्षा नहीं रुकता, मेंस नहीं रुकता, इंटरव्यू दे रहे हो लगातार, तो आप रिदम में हो। लेकिन अगर तैयारी कर रहे हो, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, कोई प्रारंभिक परीक्षा ही नहीं क्वालिफाई कर पा रहे हो, तो किस बात की तैयारी? मेंस नहीं निकल पा रहा है, इंटरव्यू नहीं दे पा रहे हो, तो किस बात की तैयारी? तो तैयारी कभी कंप्लीट नहीं होती। तैयारी तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना? तो इस पर आपको काम करना है। और कोई क्वेश्चन? हाँ, अब बच्चे कहते हैं कि जुडिशरी के जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनका जीएस का क्या रोल है एग्जाम में? तो आप जब सिलेबस देखोगे, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो या मेंस का एग्जाम हो, प्रारंभिक परीक्षा में भी जीएस पूछा जाता है। जैसे यूपी में 100 क्वेश्चन आपके जीएस के फर्स्ट पेपर रहेगा, इसी तरीके से आपको बिहार में भी 2 पेपर होता है प्रारंभिक परीक्षा में, एक लॉ का पेपर होगा और एक आपके जनरल स्टडी के पेपर होंगे। इसमें भी यानी आपको लॉ के साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, इसको भी पढ़ना है। अब आपको इसमें टाइम मैनेज कैसे करना है? जैसे मान लो कि लॉ पढ़ते पढ़ते ऊब रहे हो, अब तो थोड़ा सा जीएस पढ़ने लगो, इतिहास उठा लो, भूगोल उठा लो। और इसको पढ़ना कैसे है? पढ़ना मतलब एक अच्छी नोट्स होनी चाहिए, मैं आपके पास अच्छा बुक होना चाहिए, एनसीईआरटी का बुक लो, या अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री में का बुक ले लो, बिपिन चंद्रा की तीनों हिस्ट्री है, एंशिएंट, मेडवल और मॉडर्न हिस्ट्री की ले लो। और भी कोई मार्केट में आ रही है, देख लो, उसको ले लो और उसको पढ़ो, और उसमें जो तथ्य हैं उनको नोट करते रहो। जैसे मान लो उठाए, अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप बौद्ध जैन पढ़ रहे हो, तो आप किताब पढ़ने के साथ साथ, वो टेक्स्ट बुक पढ़ने के साथ साथ आप अपने पास एक कॉपी रखो, एक रजिस्टर रखो, जिसमें नोट करते रहो कि बुद्ध का जन्म कब हुआ, बुद्ध को ज्ञान कहां प्राप्त हुआ, उनके ज्ञान प्राप्त को क्या कहते हैं, किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ, कहां उन्होंने प्रथम उपदेश दिया, उनके प्रथम उपदेश को क्या कहते हैं, उनकी मृत्यु कहां हुई, मृत्यु जहां हुई वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सारी क्वेश्चन आप पूछो, अपने जो है उससे निकालो और नोट करते रहो। बुद्ध के जो भी फैक्ट है उसमें लिखना नहीं है, फैक्ट केवल, कि बुद्ध का जन्म, बुद्ध की माता का नाम किस वंश की थी, पिता का नाम, पिता किस वंश के थे, है ना, माता के मरने के बाद उनको कौन उनका लालन पालन पोषण किया, ये किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ, किस वृक्ष के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना, बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहते हैं, उनका एक नाम दिया गया है, बुद्ध के मरने को क्या कहते हैं, जो बुद्ध की मृत्यु हुई उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। यह सारी चीजें आप नोट करो बुद्ध में। इसी तरीके से जैन में नोट करो कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, 23वें कौन थे,
24वें कौन थे? और महावीर स्वामी आप जानते हो कि 24वें प्रवर्तक थे। अब महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी नहीं, जैन धर्म ऋषभदेव पहले उनके ऋषभदेव हैं, और सबके प्रतीक चिन्ह अलग अलग हैं। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है, पारसनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है, इसको नोट करो। महावीर स्वामी किस किस जगह ज्ञान प्राप्त किए, ये सब सारी किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए, तो बौद्ध का और महावीर का दोनों अलग अलग हैं। तो इसको आप जब भी पढ़ो एक निकाल लो सिलेबस, और उसको आप कोई लेसन लो और उसको आप लिखो, लिखते हुए यानी जो भी आपको पढ़ना है लिख के पढ़ना है, ताकि फ्यूचर में फिर आपको जब भी तुरंत देखने की जरूरत हो तो किताब उठाने की जरूरत ना पड़े। आप अपने नोट्स में, जैसे क्या होता है, एक अगर मक्खन निकालना है तो पूरे आपको फिर क्या करना है, उसको महना पड़ता है। मह के जो है माताएं मक्खन निकाल लेती हैं और मक्खन ही उसका जान है, बाकी तो वो छाछ बन जाता है, दही। तो जब मक्खन निकल गया तो छाछ हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है लेकिन कम है, मक्खन का ज्यादा मतलब है, उसी में जो है घी है, उसी में सारे पावर हैं। तो आपको क्या करना है, ये क्वालिटी आप में रखनी है कि हम जीएस का, अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, चाहे लॉ का नोट्स बना रहे हैं, तो हम अच्छे कंटेंट अपने बुक में लिखें। जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं वो लिखें, जिस जजमेंट से नए कोई परिवर्तन आए हैं वो जजमेंट लिखें। इस तरह के नोट्स बनाएं आप और अपने पास रखें। हर सब्जेक्ट के नोट्स होने चाहिए, इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, सबकी नोट्स होनी चाहिए आपके पास। और आप दिन के पूरे समय में आप डिसाइड कर लें कि हमें 2 घंटा क्या करना है, जीएस पे काम करनी है, क्योंकि जीएस भी आपका इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। क्योंकि 2 पेपर आपके होंगे, लॉ के और प्रारंभिक परीक्षा में, और जीएस के भी पेपर होंगे, और दोनों के नंबर जोड़ के ही पीटी क्वालिफाई होता है। और मेंस में भी, मेंस में क्या होता है, मेंस में आपको अच्छे नंबर अगर पाने हैं तो जीएस का भी पेपर होता है। बिहार में आप अब जाओगे तो 150 नंबर का जीके का पेपर होता है, 100 नंबर का विज्ञान का पेपर होता है मेंस में। तो 150 और 100, 250 नंबर तो आपका हुआ ना। तो 250 नंबर को कवर कैसे करोगे, 250 नंबर को ऐसे ही स्टार्टिंग से ही आप नोट्स बना लो। बिहार में जो जीएस का है वो एक जीके टाइप का क्वेश्चन होता है, जैसे पूछ देगा कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, ऐसे आपको देगा। तो आप सर्च करो, देखो कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है। जैसे दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है, जैसे लखनऊ किस नदी के किनारे है, वैसे हरिद्वार किस नदी के किनारे है, लुधियाना किस नदी के किनारे है। इस तरह का आपको नोट्स बना लेना है। आप एक लिस्ट कर लें, इससे एक क्वेश्चन, इससे 5 क्वेश्चन, एक नहीं 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यानी एक एक नंबर का 5 जगहों का नाम देगा और उनकी नदियों को लिखना होगा आपको कि किस नदी के किनारे बसा है। आपको पुस्तकों का नाम, जो एंशिएंट पुस्तक हैं, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, शेक्सपियर, है ना, चेतन भगत, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, इनकी सारी किताबों का आपको एक लिस्ट बना लो और फिर आप उनको याद करो, पढ़ो, क्योंकि इससे भी एक क्वेश्चन पूछता है कोई। ये तो पुरानी किताबें हो गई, लेटेस्ट किताबें भी पूछती हैं। जैसे मान लो कि कोई राजनेता ने कोई पुस्तक लिखा, करंट का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप एक न्यूज़पेपर लो, न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश पढ़ोगे तो इंग्लिश में भी सुधार होगा आपका। जो 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उसमें आप अच्छा कर ले जाओगे। हाँ, और हिंदी का भी अगर पढ़ रहे हो तो हिंदी का भी पढ़ो अगर ले रहे हो। और न्यूज़पेपर केवल इंजॉय के लिए ना पढ़ो, पढ़ो उनमें चीजों को जानने के लिए। जो
राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खेल, कोई पुरस्कार, कोई पुस्तक, उसमें सब लिखा रहता है जो भी इंपॉर्टेंट है। लोकल न्यूज पे ध्यान ना दो, बच्चे लोकल न्यूज पढ़ते हैं नहीं, आपको फ्रंट पेज पढ़ो, फिर आखिरी के जो पेज हैं, आर्टिकल जो निकलते हैं किसी टॉपिक पे, अगर कोई आर्टिकल निकला उसको पढ़ो और उसके नोट्स करो, उनके इंफॉर्मेशन को। डेली न्यूज़पेपर को आप अपने प्रैक्टिस में उतारो और डेली कम से कम उस न्यूज़पेपर में 10 क्वेश्चन आपको छांट के निकालनी है। जिस दिन से ये करने लगे आप, तो फिर आपको करंट में भी दिक्कत नहीं होगा। करंट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके साथ ही साथ एक कोई मैगजीन ले लो जो मार्केट में करंट अफेयर्स के नाम से आती हैं, जैसे प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, घटना चक्र, घटनासार, ये सब आती हैं। आप इसमें से कोई ले लो और इसको पढ़ो, हर महीने का लो और एक रजिस्टर बनाओ। उस मंथ के जितने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप उस रजिस्टर में नोट करो, ताकि जब एग्जाम होगा तो समझ लो करंट अफेयर में कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल के जो तथ्य हैं वो भी करंट अफेयर में ही पूछे जाते हैं। करंट अफेयर का ये मतलब नहीं कि सर बच्चों में ये रहता सर कितने दिन का हम पढ़ें, क्या हम 2 महीने 3 महीने का पढ़ें, नहीं, कम से कम 1 साल का, 1 साल के सारे इंफॉर्मेशन आपको कलेक्शन करना होगा जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको लग रहा है कि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो न्यूज़पेपर अगर आपने डेली पढ़ा है तो और उसमें से 10 क्वेश्चन आपने, 10 तथ्य आपने निकाला हो, तो फिर आपको कोई जरूरत ही नहीं है पत्रिका पढ़ने की। और अगर आप मैगजीन कोई ले रहे हो तो उसमें एक रजिस्टर रखो। मान लो कि ये चल रहा है दिसंबर, तो दिसंबर में महीने के जितने डेली जो आपको आ रहे हैं उनको लिख लिया। फिर 2025 जनवरी डालो, जनवरी के जितने एक महीने में फैक्ट आए उसने आपने लिख लिया, फरवरी में लिख लिया, मार्च में लिख लिया। ऐसे करोगे तो फिर आप जब नजदीक एग्जाम आएगा तो आप इसको अगर एक बार पढ़ लोगे, पढ़ते रहोगे, तो आपको याद रहेगा, तथ्य याद रहेंगे। आपकी प्रारंभिक परीक्षा में जीएस का, मेंस में भी जीएस का योगदान रहता है। और मेंस में चूंकि थोड़ा था, यानी कम से कम 50 वर्ड 100 वर्ड में कुछ क्वेश्चन आते हैं लिखने के लिए, तो आप अगर आपके पास फैक्ट रहेंगे तो लिख ले जाओगे। विज्ञान के पेपर में विज्ञान ले लो, कोई भी विज्ञान का ले लो, लूसेंट का आता है विज्ञान का, लूसेंट वन लाइनर नहीं, एक विज्ञान की लूसेंट आती है, वो ले लो, अच्छा है। आप उसको लो और उस पर टॉपिक वाइज उसको बना लो, नोट्स बना लो, हर टॉपिक का नोट्स ले लो और उसको पढ़ो। अपने पिछला सिलेबस ले लो, क्वेश्चन लो, देखो कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स बना लो, फिर आसान होगा। मेहनत तो करना पड़ेगा ना। तो आपको जीएस पे भी ऐसा नहीं कि आप केवल लॉ पढ़ रहे हो और जीएस को इग्नोर कर दिया तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको जीएस में भी योगदान देना पड़ेगा, इसको भी पढ़ना पड़ेगा, उस पर भी टाइम देना पड़ेगा। और ये निरंतरता जब तक बनी रहेगी तभी तक होगा। निरंतरता हम लोग बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं, कछुए और खरगोश की दौड़ में कौन जीतता है? खरगोश ही जीता कि कछुआ जीता? कौन जीता? तेज तो खरगोश दौड़ रहा है, लेकिन कछुआ निरंतर चल रहा है। आप निरंतर जब चलोगे, आपके जीवन शैली में जब डिसिप्लिन होगा, कंटिन्यू चलोगे, तभी आप लक्ष्य तक प्राप्त कर पाओगे। हाँ, मैं यह भी कहता हूं आज के दौर में हमें कछुआ और खरगोश दोनों बनना पड़ेगा। कछुए से हमें सीखना पड़ेगा क्या? निरंतरता, हमें कठिन परिश्रम हमें सीखना पड़ेगा। और खरगोश से हमें तेजी मतलब हमें टारगेट रखना है कि हमें 2 साल 3 साल में हमें जज बनना है। तो यह टारगेट करो, हमें उतने फास्ट तरीके से हम अपने आप को प्रिपेयर करें
और निरंतर अभ्यास करें। तो आज के दौर में हमारे लिए कछुआ और खरगोश दोनों इंपॉर्टेंट हैं। पहले कछुआ इंपॉर्टेंट था, लेकिन आज का जो दौर है कंपटीशन का, इसमें खरगोश और कछुआ दोनों से ही हमें सीखने की जरूरत है और इस पर काम करने की जरूरत है। तो आप इस पर काम करो। अगला कह रहा है कि अब मेंस कैसे लिखा जाएगा मैं आपको बताऊंगा कि मेंस लिखने का एक कला होता है। जब आपकी क्लासें चलेंगी तो मैं मेंस पर भी बताऊंगा कि मेंस का फॉर्मेट क्या होता है, किस फॉर्मेट को हम अच्छा मानते हैं। क्योंकि क्या है, मेंस में आपकी कॉपी बहुत आयोग में अब तो बी कॉपी नहीं मिलती है, एक ही कॉपी मिलेगी, उसी में सारे आपको क्वेश्चन लिखने होते हैं, आंसर लिखने होते हैं। यूपी में, अब तो बिहार में भी कर दिया है 32वीं में, कि क्वेश्चन देगा आपकी कॉपी में ही, जिस उत्तर पुस्तिका में ही जिसमें आपको लिखना है, उसी में ऊपर क्वेश्चन रहेंगे और जगह स्पेस दिया रहेगा, उसी स्पेस में आपको अपने तथ्य को लिखने हैं, इंफॉर्मेशन को लिखने हैं। आपके पास एक्स्ट्रा कोई जगह नहीं है। तो आप अभ्यास कर ले कि हम कितने कम समय में, हम कम स्पेस में हम क्या कर सकते हैं, हम उसको अच्छे से लिख ले, अपने सारे इंफॉर्मेशन दे ले, प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर दे ले। तो इस पर आपको काम करनी है। और ये कब होगा, जब मैंने कहा कि नोट्स आपके बड़े बड़े नहीं होने चाहिए, 10 पेज में लिखा नहीं, आपके मैक्सिमम 3 से 4 पेज मैक्सिमम। और उसको, हाँ, अगर कोई आप केस लिखे हो तो केस के फैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, केस के जजमेंट लिखने की जरूरत है। फैक्ट को समझ लो, लेकिन आप जजमेंट ही लिखो। क्या इसमें हेल्ड डाउन किया गया था, क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने अब निर्धारित किया था, केवल जजमेंट लिखना, फैक्ट लिखने। अगर फैक्ट लिखोगे तब फिर जगह कहां बचेगी। तो आपको फैक्ट नहीं लिखने हैं केस का। हाँ, जो इंपॉर्टेंट केस हैं, जब टीचर उसको डिस्कशन कर रहा है तो आप उस फैक्ट को समझ लें, क्योंकि कुछ ऐसे केस होते हैं जिनको फैक्ट के माध्यम से ही समझा जा सकता है। तो उनको समझें और फिर उसमें जजमेंट आप लिखें। कभी कभी मेंस में किसी केस के फैक्ट को ही प्रॉब्लम बना के पूछ देता है, तो आप जानते रहोगे कि यह फैक्ट इस केस से संबंधित है, तो आप अच्छे से कर पाओगे और अच्छा नंबर मिलेगा आपको। तो कुछ जो हैं केस, उनके फैक्ट जानने जरूरी है, इस पे आपको काम करने की जरूरत है। और लैंग्वेज, अब कोई बाधा नहीं है कि हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं कि इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हैं, इस पर कोई आप बिल्कुल ना सोचें। हाँ, अपनी तैयारी को आप अच्छा करें, अपने समझ को डेवलप करें, अपने लॉ के समझ को डेवलप करें, जीएस के समझ को डेवलप करें, अपने मेंस आंसर राइटिंग को डेवलप करें। सिलेक्शन निश्चित होगा, आप रैंक लगाओगे। तो इस तरीके से मैं, मेरे खुद अनुभव रहे हैं कि कुछ ऐसे बच्चे हैं, हमारे साथी, हमारे सीनियर, हमारे साथ सहपाठी, जो जहां उन्होंने एग्जाम दिया वहां वह इंटरव्यू दिए। यानी उनकी इतनी अच्छी तैयारी थी मेंस की कि उन्होंने जहां मेंस लिखा उसमें इनका इंटरव्यू कॉल हुआ। और जब आपका इंटरव्यू कॉल होने लगे तो अब समझो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। तो आप जब भी मेंस लिखोगे, अगर आपका इंटरव्यू कॉल हो रहा है तो आप अच्छे दिशा में हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेंस मेन इंपॉर्टेंट है, और मेंस के लिए राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट अच्छे होने चाहिए, फॉर्मेटिंग अच्छी होनी चाहिए, जो पूछा जाए वही लिखा जाएगा। मैं एक दिन क्लास लूंगा जो आपको बताऊंगा कि मेंस की आंसर राइटिंग कैसे की जाती है ना। तो आज आज आपकी प्रारंभिक परीक्षा है, क्लास है। तो इसमें हम जो है आपको वो सारी रणनीति बता रहे हैं जिस पर आपको फॉलो करनी है, आप इस पर काम करोगे। अगला कोई क्वेश्चन। अब हाँ, बिहार में
बिहार में जो मेंस का पेपर होता है उसमें चॉइस रहता है। चॉइस कुछ वैकल्पिक आपको पेपर चुनने होते हैं। मेंस में जीएस का पेपर, विज्ञान का पेपर और प्रोसीजरल का पेपर, यानी जिसमें सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस और आर्बिट्रेशन, ये मेन, यह जो है सबके लिए है, सारे विद्यार्थियों को। उसके बाद उसमें फिर आपके पास ऑप्शनल रहेगा, ऑप्शन रहेगा, इसमें से आपको 3 ऑप्शन चुनने होंगे। जैसे फिर आपका संविधान और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक पेपर, आपका कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट एक पेपर ग्रुप, फैमिली लॉ में हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ एक ग्रुप, उसके बाद टीपीए का ग्रुप है, टीपीए के साथ एसआरए और ट्रस्ट इक्विटी, ये आपका रहेगा एक ग्रुप। और फिर आखिरी जो ग्रुप होता है कमर्शियल लॉ का, जिसमें कंपनी लॉ, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, पार्टनरशिप और सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये 4 पेपर मिला के एक पेपर होगा। अब इन में से आपको 3 चॉइस करने हैं, 3 पेपर आपको लेने हैं। तो अब इनको चॉइस कैसे करें? तो जिस पर आपको अच्छा कमांड हो, जिस पर आपकी अच्छी समझ हो, जिस पर आपकी, और ये समझ कैसे होगी? जिस पर आपके पास मटेरियल हो, जिस पर आपने काम किया हो पास्ट में, आपने उस पर नोट्स बनाए हो, नोट्स को लिखे हो, रटे हो, पढ़े हो, उसी को तो आप अच्छी समझ होगी। तो आप इनमें से कोई भी इनमें से 3 चॉइस कर सकते हैं और इसको अभी से अभ्यास करो, क्योंकि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बिहार बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, क्योंकि वहां लैंग्वेज की कोई बाधा नहीं है। वहां हिंदी और इंग्लिश के पेपर होते हैं 100-100 नंबर के, वो केवल क्वालिफाइंग होते हैं। 100 नंबर की इंग्लिश और 100 नंबर का हिंदी पूछी जाती है। अब इसमें से आपको 33 नंबर अगर आप पा जाते हैं तो आपकी कॉपी लॉ की चेक होगी, जीएस की कॉपी चेक होगी। अगर 33 नंबर नहीं पाते हैं तो फिर कॉपी आपकी लॉ की चेक नहीं होगी। और हिंदी और इंग्लिश का नंबर आपका जुड़ता नहीं है, ऐसा नहीं कि बस आपको 33 नंबर पाना है। तो ये बच्चों के लिए, जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है कि 33 नंबर वो इंग्लिश में पा जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में अभी तक तो हमारी जानकारी में कोई नहीं है जो फेल हुआ हो। एक लोग को सुनने में मिलता है, एक मेरे सीनियर थे, उन्होंने जब इंग्लिश में एप्लीकेशन लिखने को आता है और एप्लीकेशन में लास्ट में उन्होंने अपना नाम लिख दिया था, जबकि नाम नहीं लिखना है, नाम के जगह पर आप छोड़ दें या XYZ लिखें। आपको कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं देना है जिससे आपकी पहचान हो। तो अगर आपने ऐसा किया तो फिर आप फेल हो जाओगे। तो एक ऐसे हैं उदाहरण हमें मिला है, बाकी कोई ऐसा नहीं है जिसमें अगर थोड़ा बहुत सिंसियर है तो वो लैंग्वेज में पास हो जाता है। तो बिहार एक इंपॉर्टेंट स्टेट है जुडिशरी के, जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लिए। तो बिहार को आप लोग एक अपने सिलेक्शन में स्टेट को प्रिफर करो कि हम बिहार में, यूपी में, बिहार में कि हम सिलेक्शन पा जाएंगे। अगली जो है क्वेश्चन कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। इंटरव्यू, अब ये इंटरव्यू की कोई तैयारी स्पेशल नहीं होती। इंटरव्यू जब आपका मेंस क्वालिफाई होगा तो आप मॉक इंटरव्यू दें। क्लास में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टीचर पूछ रहा है, आप जवाब दें, सटीक जवाब दें। इंटरव्यू में बहुत लंबा आपको जवाब नहीं देना होता है, टू द पॉइंट, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दिया जाता है। और ये तब होगा जब आपकी समझ अच्छी हो जाएगी। जब बच्चा प्रारंभिक परीक्षा दे रहा है, मेंस लिखा है, इंटरव्यू के लिए उसका कॉल हुआ है, तो स्वाभाविक है लॉ अच्छा जान रहा है। तो इंटरव्यू में आपको केवल टू द पॉइंट बताना होता है, जितना पूछा जाए उतना ही बताना होता है। और कभी कभी सिलेबस के बियॉन्ड जाके भी लोग पूछ देते हैं। जैसे बिहार में
जुरिस्प्रूडेंस नहीं है, आईपीसी नहीं है, तो वहां जुरिस्प्रूडेंस और आईपीसी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंटरव्यू का कोई ऐसा नहीं कि आपको कौन सी एरिया से पूछा जाएगा, लेकिन इतना यह इंपॉर्टेंट है, जरूरी है कि कोई भी इंटरव्यू हो उसमें संविधान, उसमें अब तो बीएनएसएस हो गया है, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, यह तो पूछा ही जाता है, यह तो इंपॉर्टेंट ही है। तो इसको आप, और इंटरव्यू में जब आपका कॉल होगा तो इंस्टीट्यूट आपका मॉक इंटरव्यू कराती है, ज्यादा से ज्यादा मॉक इंटरव्यू देंगे, उसमें जो कमियां होंगी टीचर बताएगा, फिर आप उनका कमियों का सुधार होगा। तो इस तरीके से आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाओगे और आपका रैंक लगेगा। अब ये आता है कि तैयारी करते समय जो समस्याएं आती हैं उनको, अब ये देखो हर व्यक्ति की समस्या अलग अलग है, ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति की समस्या जो है सब पर कॉमन है। कोई घर से परेशान है, कोई जो है कंसंट्रेशन से परेशान है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, तो इसको तो आप ही को सॉल्व करना पड़ेगा। आप बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ने बैठे हैं लेकिन हाथ में मोबाइल चलता रहता है उनका, हर 10 मिनट के बाद, हर 2 मिनट के बाद मोबाइल। यह भी एक समस्या होती जा रही है। विद्यार्थियों को पूछते हैं सर कि सर मोबाइल नहीं छूट रहा है, मोबाइल में जो भी पढ़ने बैठते हैं, एक बार हाथ गया तो फिर आधा घंटा समय कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो इस पर तो काम करनी पड़ेगी आपको। जब भी पढ़ने बैठो मोबाइल को दूर रखो। हाँ, अगर कोई चीज मान लो कि तुम्हें ढूंढनी है, नहीं जान पा रहे हो, तो आप सर्च कर सकते हो, मोबाइल भी अच्छी है, बहुत सी क्वेश्चन जो डाउट लग रहे हैं आप उसको देख सकते हो, यूट्यूब पे हैं, गूगल कर सकते हो, है ना। तो लेकिन मोबाइल को आप दूर रखोगे तब, और आप कंसंट्रेशन से पढ़ाई करोगे, उसको लिखोगे, तो आपका सिलेक्शन होगा। दूसरी चीज कि आप जब भी पढ़ने बैठो तो आपके हाथ में पेन और कॉपी होनी चाहिए, जो भी हो उसको आप हमेशा नोट डाउन करते रहो। अगर मान लो पढ़ लिए तो अपने आप को आ रहा है मन कि चलो इस क्वेश्चन को हमने खूब पढ़ लिया, एक बार अभ्यास करें, लिख के देखें कि कितना लिख पा रहे हैं। जब तक आप लिख नहीं पाओगे, जब तक मान लो कि तुमने पढ़ा 100% बहुत अच्छे से तैयार है, और जब लिखने बैठ रहे हो तो 40% हो रहा है, 30% हो रहा है, तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। ये परसेंटेज को आपको बढ़ा के 70-80 करना पड़ेगा। जब 70, चूंकि आपने तुरंत पढ़ा और तुरंत ही लिखने बैठ गए तब भी नहीं लिख पा रहे हो, और एग्जाम में जब आप जाओगे मेंस का एग्जाम देने तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि एक ही दिन में 2-2 पेपर होते हैं। और 2-2 पेपर का मतलब आप समझ लो, जैसे मान लो कि अगर बिहार को ही ले रहे हो या यूपी को ले रहे हो, तो यूपी का जो सब्सटेंटिव लॉ है, पहला पेपर है, उसमें कम से कम 10-12 पेपर रहते हैं। बिहार में भी प्रोसीजरल लॉ में आपको पूरी सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, आर्बिट्रेशन, ये चारों मिला के एक पेपर होगा। तो एक पेपर दिया, शाम को भी एग्जाम है, शाम को आ जाता है आपका, शाम का जो पेपर है कॉन्ट्रैक्ट और टॉट का। अगर कॉन्ट्रैक्ट और टॉट चुने हो तो जैसे ये पेपर दोगे 1 घंटे के बाद कॉन्ट्रैक्ट और टॉट का पेपर देना होगा। तो आपको फिर पढ़ने का समय नहीं मिलता है। आप एग्जाम से पहले ही इतनी तैयारी कर लें कि हमें अगर एक बार रिकॉल करने का मौका भी ना मिले तब भी चीजें याद रहें और हम उसको लिख ले जाएं। और ये कब होगा? जब आप बिना देखे लिखते रहें और कम से कम 50 यानी 60 से 70% चीजें आप लिख ले जाएं उस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है, तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही सिलेक्शन
पाने का और ना पाने का एकमात्र क्या है, सूत्र है, अपने आप को आप चेक करते रहो कि हम कितना लिख पा रहे हैं। अगर इसको आपने कंटिन्यू अभ्यास किया लिखने का तो आप सिलेक्शन पा जाओगे। और कोई क्वेश्चन? अब ये जो है इस तरीके से आप इस पर काम करोगे। हाँ, एक दिन मैं क्लास लूंगा, जब आपकी क्लास चलने लगेगी तो मैं लूंगा कि मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, उसका एक फॉर्मेट है, उसका एक सूत्र है। मैं आपको सूत्र बताऊंगा कि किस क्या फॉर्मेट अप्लाई करोगे, कैसे क्वेश्चन को शुरुआत करनी है, क्या क्या लिखनी है, वो उसका फॉर्मेट क्या है। ऐसा नहीं कि कभी कोई बच्चे लिखते हैं लेकिन कौन से फॉर्मेट में होगा ये नहीं जानते हैं। कभी आवश्यक तत्व ऊपर लिखे, उसकी परिभाषा नीचे लिखे, केस से शुरू कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको किस फॉर्मेट में लिखना है यह इंपॉर्टेंट है। इसको मैं बताऊंगा अपने नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। और कोई क्वेश्चन किसी का? क्योंकि आज आपका यह प्रारंभिक क्लास था तो मैंने सोचा कि आपको कंपटीशन के बारे में बताया जाए कि कंपटीशन हम कैसे उसको हम हैंडल करेंगे, कैसे क्रैक करेंगे और क्या क्या रणनीति हम अपनाएंगे एज ए जुडिशियल एस्पिरेंट। आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि हम एक एलएलबी का एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा और हमेशा उत्साहित रहो। अपने आप को जज बनना समझो कि हम जज बनेंगे। हाँ, जज समझ लो कि हम जज हैं, ऐसा नहीं है। आप हमेशा अपने आप को कमी ही समझो कि मेरे अंदर बहुत कमी है। बच्चे जानते कम है, अपने आप को दिखाते ज्यादा हैं। इस दिखावे से बचना है आपका। हमने कहा कि आपका सिलेक्शन का एकमात्र आधार क्या है, आपकी तैयारी का एकमात्र आधार क्या है, सिलेक्शन ही। तो आपको हमेशा अपने अंदर कमियों को ढूंढना है, कमियों को सुधार करनी है और यह हमेशा यह अपने आप को बताना है कि मैं बहुत कम जानता हूं, मुझे और पढ़ना है, मुझे और जानना है। हमेशा जिज्ञासु बनना है और वही विद्यार्थी सफल होता है जो जिज्ञासु बनता है। अगर आप कोई क्वेश्चन एराइज नहीं कर रहे हो क्लास में, कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आ नहीं रहा है, बस सुन रहे हो और अपने आप को समझ रहे हो कि मैं सब जानता हूं, तो ये आप गलतफहमी में। आज से ही इसको त्याग देना है। आपको क्वेश्चन पूछने हैं, क्वेश्चन एराइज करने हैं। क्वेश्चन जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसको, उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकते हैं, ऐसे हो तो क्या होगा, ये चीज है तो क्या होगा। आप हमेशा जिज्ञासु बनो। नए अगर जिज्ञासु नहीं बनोगे तो फिर नए तथ्य को खोज नहीं पाओगे, पुराने तथ्यों पर ही अटके रहोगे। तो जिज्ञासु बनना है। और आखिरी में ये कहूंगा कि आप एक अच्छा पार्टनर चुने। पार्टनर मतलब कि मित्र, चाहे महिला मित्र हो या जेंट्स मित्र, जो भी हो, जिससे आप लॉ की बातें कर सको, लॉ पे डिस्कशन कर सको। यह भी एक इंपॉर्टेंट है। अकेले कूप मंडूक बन के नहीं पढ़ना है आपको। हाँ, फेयर कंपटीशन, ऐसा नहीं कि उनके टेस्ट करने के लिए आप बात कर रहे हो। जैसे कोई टॉपिक नहीं समझ में आया, यार ये क्या होता है, ये कैसे, इसको समझ नहीं आ रहा है, किसी टॉपिक पे लेकर डिस्कशन करो। डिस्कशन से बहुत चीजें सॉल्व होती है और डिस्कशन से देखोगे जो चीजें आपको एक बार आपके मित्र ने बता दिया या आपने उसको बता दिया, वो जीवन में कभी नहीं भूलता। तो इस पर भी काम करो। अकेले कूप मंडूक बनके, जैसे कूप मंडूक समझ रहे हो ना, जैसे कुएं का मेढक। कुएं का मेढक ये समझता है कि यही बड़ा संसार है, इससे बड़ा कोई सागर समुद्र हो ही नहीं सकता। लेकिन जब वो कुएं के बाहर आएगा तब देखेगा कि अरे तो बहुत, अभी तो ये छोटा है। तो हमें मात्र कुएं का मेढक नहीं बनना है, हमें बाहर निकल के देखनी है। और बाहर कैसे निकलोगे? जब बात करोगे, चर्चा करोगे, लोगों से पूछोगे, लिखोगे, आंसर लिखोगे, दिखाओगे, तभी तो पता चलेगा। तो इससे आपको निकलना है, उभरना है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।